आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और दीगर क़यादत उसमें शिरकत करेगी। उसमें क्या बातचीत होगी, किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा तनकीद की है कि अभी भी हमारे लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इस हवाले से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ खान साहब की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ, उसमें किसका किरदार था, अब खान साहब ने मजीद कुछ रोशनी डाली है तो मैं उसकी तफसील आपसे शेयर करूंगा। और जनरल फैज के हवाले से और फौज के हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है जनाब के कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास होना है। उस इजलास के अंदर मुख्तलिफ चीजें डिस्कस होंगी, सिक्योरिटी डिस्कस होगी, हमारी जो इकॉनमी है, जी हाँ जी इकॉनमी, मईशत, वो भी उसमें डिस्कस होगी। क्योंकि मईशत की जो हालत है वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। मईशत हमारी इस वक्त कोई ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया, उसके ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से गालिबन कोई रद्द अमल वगैरह भी आया है। हिना रुबानी खर साहिबा जब गई थी उस वक्त भी ये तासुर मिला कि कोई बातचीत ज्यादा कामयाब नहीं हुई, कोई मुश्तरका अलामिया जारी नहीं किया गया। और टीटीपी जो है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, वो लोग अभी भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ जी, और अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप किसी भी सीनियर रुकन से बात कर लें, अहम लोगों से, तो वो आपको बताते हैं कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई, बल्कि उल्टा जो है प्रेशर डाला जाता है कि जनाब इनसे आप बातचीत करें। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो अफगानिस्तान को पसंद नहीं है, या तो उस हवाले से पाकिस्तान में बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों इस्लामाबाद के एक निजी होटल के हवाले से एक खबर आई कि अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट थ्रेट जो है जारी किया है कि जी थ्रेट है कोई, तो सिक्योरिटी अलर्ट है कि उस होटल के ऊपर हमला हो सकता है, इस्लामाबाद का एक निजी होटल। अब उस होटल के जो जराए हैं, वहां पे मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे होटल के अंदर या उस जगह पे किसी ने मुझे बताया कि कुछ लोग आके ठहरने थे, उनके कमरे बुक कराए गए जिनसे तालिबान को या अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स को कोई इशू था कि ये बंदे यहाँ ना ठहराए जाएं। और वो बंदे अमेरिकन के बिहाफ पे वहां पे, इसलिए कि बहुत सारे अफगान लोग आजकल इस्लामाबाद में हैं, कुछ कुछ जो अमेरिकन के साथ काम वगैरह भी करते थे वो भी हैं, और उनको फिर अमेरिका रीसेटल किया जा रहा है, आगे पीछे भेजा जा रहा है। एनीवे, इसी तरह का कोई ग्रुप था जो जराए ने मुझे बताया, जिन्होंने आके उस होटल में ठहरना था। जब वो वहां पे आके ठहरे तो उस होटल को धमकी दी गई अफगानिस्तान से कि जनाब इनको हम टारगेट करेंगे, इनको हम मारेंगे और आपके होटल पे हम हमला कर देंगे। और होटल वालों ने जनाब फिर अमेरिकन एम्बेसी को कहा कि ये जो है इस किस्म की हमें थ्रेट आई है, उन तक बात पहुंची और फिर अमेरिकन एम्बेसी ने होटल का नाम लेके थ्रेट जारी किया कि यहाँ पे हमला हो सकता है, और उन लोगों को वहां से निकाला गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत इस वक्त क्या हो चुकी है कि पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर एक होटल को बराह रास्त जो है वो थ्रेट आती है एक दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से या जिसकी जानिब से भी, और वहां से फिर उन लोगों को निकालना पड़ता है। और उधर पुलिस की एक्स्ट्रा पुलिस लगाएगी, जो कुछ भी हुआ, और फिर दीगर जो एम्बेसीज हैं उन्होंने भी थ्रेट अलर्ट जारी किए। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, इस सारी चीज में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उसमें मेजॉरिटी जो सरजमीन है वो अभी भी अफगानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है। वो उधर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुछ बातचीत जो पहले हुई थी, कुछ लोगों को पाकिस्तान में लाके सेटल करने की कोशिश की गई थी, और फिर यहाँ से मुफ्ती साहब तकी उस्मानी साहब गालिबन वो भी गए थे, बातचीत हुई, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं निकला। दूसरी बात यह है कि एक उस पर एतराज ये था कि दहशतगर्दों से बात करने के लिए आप उलमाए दीन को क्यों भेज रहे हैं। तो ये तो आप ये तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो कोई उसका ताल्लुक इस्लाम से, हालांकि इस्लाम से तो दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी तनकीद की गई यहाँ से लोगों की जानिब से। लेकिन एनीवे, वो जो लोग आए उन्होंने आके इधर जो कुछ किया, और अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने है और पूरी कौम के सामने है। और इसी वजह से आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस हवाले से डिस्कशन होगी। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात, बन्नू में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, और ये सारे 6 महीने के दौरान हुए जब आपकी हुकूमत तब्दील हुई पाकिस्तान के अंदर, एक तरह से रजीम चेंज हुआ, उस वक्त ये सब कुछ हुआ। अच्छा, 2 चीजें आज डिस्कशन हो रही हैं नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या पता और भी कुछ डिस्कस हो।
एक दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई वाकयात उसके वाले से मैंने आपको बताया, और दूसरी मईशत। ये दो चीजें हैं जो मुल्क के लिए खतरा बन चुकी हैं इस वक्त, और ये दो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये चीजें डिस्कस होंगी। और ये दोनों चीजें जो हैं इनको आप 7 महीने पहले जाके देख लें और अब देख लें क्या है। ये दोनों वो चीजें हैं जो हुकूमत की तब्दीली के बाद यहाँ पे इनके मसाइल पैदा हुए। मैशत तबाह हुई, 6-7 महीने के दौरान जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी बढ़ी। तो आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है वो बुनियादी तौर पे इस हुकूमत की जो 7 महीने की कारकर्दगी है उसका रिजल्ट कार्ड वो लेके बैठेंगे और परेशानी के आलम में सोचेंगे कि भाई आगे हमने किस तरफ जाना है और आगे क्या करना है। तो ये इनकी कारकर्दगी है जो आज डिस्कस हो रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और इनकी परफॉर्मेंस है जिसके नताइज आज जो है वो कौम के भी सामने है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी सर जोड़ के बैठेगी कि उसका कोई हल निकाला जाए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है, और इस्टेब्लिशमेंट का अभी भी वही किरदार है जो पहले किरदार था, मतलब कि हमारे एमपीएस वगैरह पे दबाव डाला जा रहा है, बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है, एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा है। तो ये तो फिर वही किरदार था जो पहले इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। अच्छा, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक व्लॉग के अंदर अर्ज की थी, आप मेरे चैनल पे पढ़ा भी होगा, आप जाके देख भी सकते हैं। मैंने कहा था कि दबे लफ्जों में जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया खान साहब ने प्राइवेट मीटिंग्स में, और कुछ खुल के। और आने वाले दिनों में वो ये चीज़ें सामने भी आना शुरू हो जाएंगी कि नई इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, या नई इस्टेब्लिशमेंट से उनको क्या गिला शिकवा है इमरान खान को, और वो क्या समझते हैं, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अब ये उसकी पहली किस्त आपने देख ली कि उन्होंने कहा कि अभी तक भी पुराने आर्मी चीफ का सेटअप लगा हुआ है, अभी तक भी पुराना जो आर्मी चीफ थे उनका सेटअप है। एस्टेब्लिशमेंट एक आदमी होती है जो वो फैसले करती है और वो सब कुछ होता रहता है। तो अभी भी लगता ऐसे है कि पिछले आर्मी चीफ का सेटअप चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी वो जो पहले वो प्राइवेट मीटिंग्स में लोगों से बातचीत कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा खुल के उन्होंने बात की है। इस सेटअप को उन्होंने कह दिया है कि जी ये पुराने आर्मी चीफ का सेटअप है। अब कितनी देर लगेगी उनको ये कहने में कि जनाब ये तो नए जो एस्टेब्लिशमेंट है ये उसका सेटअप है और वही ये सब कुछ कर रही है और वही ये कर रही है। अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर लगेगी इस तरह की चीजों को इल्जाम तराशी में, इसलिए कि एंड ऑफ द डे है तो इल्जामात ही होते हैं, चाहे इस तरफ से लगें चाहे उस तरफ से लगें। लेकिन ये इल्जामात इनमें जो है जोर आएगा आने वाले दिनों में, और जिस तरह के हालात हैं। दूसरा जो कराची के अंदर हो रहा है, एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप पार्टी के साथ जो हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं वो अब इमरान खान साहब ने खुल के भी कही, और उन्होंने ये भी कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने छुरा घोंपा और बड़े उन्होंने ये की और वो की, और बहुत सारे जो है वो करते हैं चीज़ें। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि खान साहब ने अपनी हुकूमत की तब्दीली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो जब सामने आएंगी तो फिर मैं उसकी तशरीह कर दिया करूँगा, इसलिए कि उस वक्त वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताई थी, जब वो खुद उसको रिकॉर्ड पे ले आए तो फिर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और फिर आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तान के हुकूमत की तब्दीली की धमकी दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से फेड की गई थी डोनाल्ड लू को। अच्छा, ये खान साहब ने पहले दिन ही बता दिया था कि अमेरिका को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो चीज़ें फेड की जा रही थी। जी हाँ जी, ये खुल के। और जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास एक डायलॉग हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, आपको याद होगा, यूक्रेन के ऊपर हुकूमत का मौकिफ कुछ और था और आर्मी चीफ ने जाके टोटल धज्जियां उड़ा दी थी इमरान खान के मौकिफ की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कंप्लीटली उनका डिफरेंट मौकिफ था, पता चलता था वो किसी और हुकूमत के मातहत काम करते हैं, इमरान खान की हुकूमत के मातहत तो नहीं। उनका मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट था, उन्होंने जाके बिल्कुल अलहदा मौकिफ लिया। खान साहब का मौकिफ उस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो अब वो खान साहब प्राइवेट में तो पहले ही कहते रहते थे कि मेरी हुकूमत गिराने में मेजर किरदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का था, और उन्होंने अमेरिका को फीड किया था, वो अमेरिका को बताते थे, और उनको ज्यादा इशू था। और इशू ये था कि वो चाहते थे कि एहतसाब बंद हो, उनकी पता नहीं इनसे डील हो चुकी थी क्या था, वो बार बार आके प्रेशर डालते थे कि इनको एनआरओ दो, इनको एनआरओ दो। और आपको याद होगा कि वो भाषा डैम के कौन सा डैम जहाँ पे एक फैसल वाडा साहब भी थे, इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और जनरल कमर बाजवा साहब सामने बैठे थे, और इमरान खान ने बार बार कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि उससे पहले भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि ये करप्शन के जो मुकदमात हैं इनसे पीछे हो जाएं। और खान साहब ने प्राइवेट मीटिंग में बताया था कि पहले जब हमारी हुकूमत आई थी और उस वक्त हमने कहा कि जनाब के इनके ऊपर ये करप्शन की चीज़ें, ये चीज़ें, तो ये इस्टेब्लिशमेंट
हमें खुद बताती थी, आर्मी चीफ हमें खुद बताते थे कि सर आपको तो कम चीज़ों का पता है, इनका तो ये मसला भी है, ये करप्शन भी है। ये हमें 15 नई फाइलें दिखाते थे और बाद में फिर वही कहना शुरू हो गया कि जनाब इनको केसेस को छोड़ें, इकॉनमी पे ध्यान दें, ये करें वो करें। हो सकता है उसमें भी कोई लॉजिक हो कि जनाब मुल्क की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अदम इस्तेकाम होगा तो आप उस पर दें, पर एनीवे ये प्रेशर डाला जाता रहा कि आप उनको एनआरओ दें। और अब इमरान खान साहब ने खुल के एक तरह से कह दिया है कि मेरी हुकूमत के खात्मे में, रजीम चेंज में इस्टेब्लिशमेंट का मेजर किरदार था, और डोनाल्ड लू जो किरदार है, जिसका वो साइफर है, उसको भी किसने उसके कान भरे? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये खुल के वो कह दिया। आने वाले दिनों में अभी भी कुछ लोगों के उन्होंने नाम नहीं लिए जो पीछे वो नाम लेते हैं, कभी क्या पता आने वाले दिनों में वो नाम लेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो आती हैं सामने, मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, तो फिर हम भी उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, इसलिए कि उस वक्त तक तो वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि नए सेटअप के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार खान साहब ने कर दिया है। बाकी जनरल फैज़ साहब के हवाले से भी काफ़ी आजकल वो गुफ्तगू चल रही है, बहस चल रही है। एक तो कि जनाब कोई अजीब किस्म की वीडियोस की बहुत सारी ट्वीट्स हो रही हैं, बात हो रही है। मैं उस तरह की ना बात करता हूँ, इसलिए कि ना मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ना मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि गुफ्तगू को इस नहज तक लेके जाया जाए। पहले थोड़ा गंद ये ऑडियो वीडियो का है कि हम बगैर किसी सबूत के देखे लोगों के नाम लगें, लोगों की माओ बेटियों को बीच में रगड़ना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये जो है एक इंतहाई मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं वो नहीं करूँगा, मेरे पास उसको कोई डिटेल्स नहीं है। बहुत सारे दोस्त इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि जी उसके ऊपर कोई वीलॉग बनाएं, वो जो कोई वीडियो हैं तो ये है। तो भाई ना मैं उस तरह का कोई बनाता हूँ, ना ही मैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है। तो मैं उस सिलसिले में माजरत करूँगा। हाँ, पर यह बात मैं ज़रूर कर दूंगा कि जनरल फैज़ जो है वो पहले हीरो थे, अब वो एकदम से विलन हो गए हैं। देखें, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। मैंने आपको बार बार कहा है और अपने व्लॉग्स में कहा है कि जनरल फैज को कभी भी इमरान खान ने आर्मी चीफ बनाने का नहीं सोचा था। जनरल फैज एक इदारे के लिए काम करते थे, वो इदारे के साथ हैं, जो इदारे का फैसला होता है आर्मी चीफ का उसके मुताबिक चलता है। ये जो मिथ है कि DGISI जो है वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा तो वो ये कर लेगा, और इदारों के अंदर कुछ लोग इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, भाई ये तो बड़ा खतरनाक बयानी है। ये तो वो बयानी है जो पाकिस्तान के जो है वो भारत हमेशा कौम मुत्तहिदा में खड़ा होकर कहता है, भारत हर फोरम के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि जी पाकिस्तान एक जो है दहशतगर्द रियासत है, उसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह स्टेट विद इन स्टेट के, स्टेट के अंदर एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो ये है वो है। तो ये तो हम उस बयानिए को, जिस बयानिए को हम मसलसल जुठलाते रहे, अब हम उसको कहें कि जनाब वो सच, वो बात ठीक जो है मैं उसको मानता नहीं हूं कि ऐसी कोई चीज़ है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ काबिल इतराज़ है, तो वो इदारे की जो क़यादत है उसकी तरफ से होती है, और फिर इदारा उसके ऊपर अमल दरामद करता है। उस पर आप तनकीद कर सकते हैं कि इदारे की वो पॉलिसी ठीक नहीं थी, लेकिन ये के अंदर ये हो रहा है तो कुछ लोग इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं, और जनरल फैज़ जो है वो ये कर रहे थे तो वो कर रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल फैज़ ने वही करना था जो उन्होंने आर्मी चीफ ने उनको बताना था, उनकी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउद्दीन साहब भी एक DGISI थे, और इसी तरह के बहुत सारे उनके जो दानिश्वर जो मियाँ साहब के उस वक्त के थे, जिन्हें आप कह सकते हैं मुशीर, उन्होंने मशवरा दिया था कि DGISI को बना दें जनाब आर्मी चीफ, और जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लें और उन्होंने जनाब उनको श्रीलंका भेज दें। तो फिर हुआ क्या था कि वो जो DGISI था उसको एक कप्तान और मेजर ने जाके गिरफ्तार कर लिया था, और फिर वो तारीख का हिस्सा है सारा। तो DGISI की अपनी कोई पर्सनल पावर तो नहीं होती ना, फौज के अंदर डिसिप्लिन इदारा है, एक यूनिटी ऑफ कमांड है, वो ना टूटती है ना टूटेगी, ना ही उसका टूटना पाकिस्तान के हक में बेहतर है। देखें, एक डिसिप्लिन आपका इदारा है, और इदारा का 99% जो हिस्सा है वो उसी तरह मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहा है, उसका कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो जो इस तरह की तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जी पूरा इदारा इसमें, हाँ उसकी जो क्यादत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर तनकीद होती है कि उसके कुछ फैसले ऐसे हैं, लेकिन फिर नफरत में, उस बुग्ज में इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि हम इदारे को कमज़ोर करना शुरू कर दें, कि इदारे की साख ख़त्म कर दें। भाई इधर जो हमारे हालात हैं ना, तो फिर अफगानिस्तान और शाम से भी हमारी बुरी हालत होगी। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, जिसको इस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़्यादा शिकवा है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़्यादा गिला। ये प्राइवेटली हमसे जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई, उसमें भी इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि मेरे से ज्यादा जो है फौज जरूरी है, अगर इसको कुछ हुआ तो। ये जिस किस्म की हमारी इशू ये है कि हमारा जो रीजन है, हम तीनों तरफ से इंतहा पसंदों में घिरे हुए,
जी हाँ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। हम तीनों तरफ से इंतहा पसंद हुकूमतों के बीच में घिरे हुए हैं। भारत में एक इंतहा पसंद हुकूमत है, अफगानिस्तान में एक इंतहा पसंद मजहबी जुनूनियों की इंतहा पसंद एक किस्म की हुकूमत है भारत में, और उसके साथ अफगानिस्तान में भी एक इंतहा पसंद हुकूमत है जो ख्वातीन के जो है वो तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह ईरान में भी एक इंतहा पसंद हुकूमत है जो अपने लोगों को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, मजहब के नाम के ऊपर उनके ऊपर सख्तियां करती है, लोग वहां पे भी तंग हैं। तो तीनों तरफ हमारे इंतहा पसंद हुकूमतें हैं, बीच में हमारी एक पाकिस्तान की रियासत है, तो वो इस सारी इंतहा पसंदी से वो भी मुतासिर होती है। और पाकिस्तान कोई मासूम भोला भाला बच्चा नहीं है, पाकिस्तान के भी बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, पाकिस्तान की भी बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इस सारे आगे पीछे तो लोग हमें कच्चा खा जाएंगे अगर हमारी रियासत कमजोर होगी। हाँ, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होने की जरूरत है, इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो कम होने की जरूरत है, फौज को मजीद मजबूत करने की जरूरत है, उसका जो काम है वो करे। लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक लोग वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट पे इसलिए तनकीद करते हैं कि वो जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनको नफरत है इदारे से, जिनका दिल है कि इदारा टूटे, कमजोर हो। कभी वो जाके अशरफ गनी के साथ या हर पाकिस्तान के दुश्मन के साथ खड़े होकर वो हंस हंस के तस्वीरें खिंचवाते हैं और उनका बयानिया लेके चलते हैं, तो वो एक डिफरेंट इशू है। तो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम होना चाहिए, लेकिन हमारे इदारे चाहे वापडा हो, अदलिया हो, जो भी हो, इदारे मजबूत होंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीवे, ये थी जी सिचुएशन जनरल फैज के हवाले से, जो ये कहा जा रहा है कि वो खुद कुछ कर रहे थे और इमरान खान उनको लाना चाहते थे। इमरान खान ने हमें मुतअद्दिद बार ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बताया कि जनाब के कोई ऐसा ना इरादा था, ना मैं उनको लाना चाहता था। फौज एक डिसिप्लिन इदारा है, ये नहीं हो सकता कि बीच में एक जनरल जो है उठ के वो अपनी मर्जी से कुछ करता रहो। हाँ, इस तरह बाकी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, उनका एक दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है, वो होगा, बहस भी होती है, आपकी डिस्कशन भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये नहीं था कि कोई पैरेलल कोई चीज चल रही थी या अभी कोई पैरेलल कोई चीज चल रही है। अभी भी जो कुछ हो रहा है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा होगा, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अब थोड़ा सा गिला शिकवा किया है कि ये जो उनके बकौल जो MQM कर रही है और दीगर जो कुछ हो रहा है, इसमें हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आने वाले दिनों में इस हवाले से अगर कोई मजीद चीज़ आती है सामने वो भी मैं शेयर करूंगा। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है, उसका जब इलामिया जारी होगा तो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी बात हो। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आज सर जोड़ के बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दो संगीन मसाइल से इस वक्त गुजर रहा है, और वो दो संगीन मसाइल हैं टेररिज्म में इजाफा, मुल्क की सलामती को खतरा, और इकॉनमी हमारी इस नहज पे पहुंच चुकी है कि मुल्क की सलामती को खतरा। और ये दोनों वो मसाइल हैं जिन्होंने इस हुकूमत ने के दौरान जिन्होंने सर उठाया, और ये 6-7 महीने के दौरान इस हुकूमत की कारकर्दगी है जो हमारे सामने है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और पसंद भी आ गई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।